हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों? मैं आपका करण गरेवाल राय वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भारतीय फौजी के बारे में जिन्होंने अपने आप में एक इतिहास रच दिया था। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल कृपाल सिंह रंधावा जी के बारे में, एवीएसएम पीवीएसएम। दोस्तों, तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है। ये एक वो जनरल रहे हैं फौज के जिनको बाय नेम बुलाया जाता है इराक में अपनी फौज को ट्रेनिंग देने के लिए सद्दाम हुसैन की सरकार द्वारा। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। 1977 में इनको बुलाया जाता है 1979 तक बाय नेम। अदरवाइज डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये सिर्फ एक एक्सेप्शन था कि जिसमें बाय नेम बुलाया जाता है अपना कि मेरे को ये आदमी चाहिए अपना ट्रेनिंग करने के लिए, फौज को ट्रेनिंग देने के लिए। नहीं तो सिर्फ बाय रैंक ही इंसान जाता है अपना कि अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल जा रहा है तो उसकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल जाता है और वो कोई भी हो सकता है। तो इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि उस टाइम के जो इराक के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर का नाम था अदनान खैरला और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम था जनरल अब्बास। तो हुआ कुछ ऐसा था, जो जनरल अब्बास थे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी जनरल कृपाल सिंह रंधावा के नीचे अपना इंडिया में। और वो उनके इतने बड़े फैन हो चुके थे कि उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर अदनान खैरला और सद्दाम हुसैन को जबरदस्ती मनवाया जब इराकी सरकार ने एक जियो पॉलिटिकल डिसीजन लेना था उस टाइम पे कि इंडिया को बुलाना चाहिए इराकी आर्मी ट्रेन करने के लिए कि नहीं। एज वी ऑल नो कि उस टाइम पे जब हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे तो हमको आइसोलेट कर दिया गया था। और जब पाकिस्तान कर रहा था तो उसकी पूरी वेस्ट की बैकिंग थी और इस्लामी दुनिया अपना भारत के खिलाफ थी। बावजूद उसके आप ये सोचिए कि अपना ये इंसान जो जनरल रंधावा थे, इनकी क्या शख्सियत रही होगी कि उनको बुलाना पड़ गया। तो फाइनली सद्दाम हुसैन साइन करते हैं और इनको बुलाया जाता है। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग टीम जाती है बगदाद में और पूरे बकायदा 2 साल का अपना ये टेन्योर पूरा करते हैं और वापस आते हैं और इराकी आर्मी को ट्रेन करके आते हैं। और ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में बहुत कम होता है। आप ये खुद ही सोच के देखिए कि अगर अमेरिका का सरकार, अगर अमेरिकी सरकार ये कहे कि मेरे को भारत का ये राजदूत चाहिए, कोई भी बाय नेम ले ले, तो वो कभी नहीं होता कि हम भेज देंगे अपना। हाँ, ये जरूर होता है कि राजदूत भेज देंगे बट हम अपनी पसंद का भेजते हैं। वैसे ही ये चीज हुई थी और ये बाय नेम हुई थी और हिस्ट्री में पहली बार हुई थी। इनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों। ये इनकी रेजिमेंट थी सेवेंथ लाइट कैवलरी रेजिमेंट। और ये वही सेवेंथ लाइट कैवलरी रेजिमेंट है जिन्होंने बैटल ऑफ जोजिला लड़ा था 1948 में। ठीक है जी। अब बैटल ऑफ जोजिला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल बैटल था जिसने अपन 1948 की लड़ाई का मुंह ही मोड़ दिया था। वहां जेएंडके स्टेट फोर्सेस के सिर्फ 60 जवान तैनात थे एक ब्रिज के पास, उसके अलावा कोई फौज नहीं थी। एंड जोजिला एक जगह पड़ती है, जोजिला पास, जो हमारे लेह लद्दाख को कश्मीर वैली से कनेक्ट करती थी। और महीना चढ़ चुका था अक्टूबर का। और 30 अक्टूबर को ऑर्डर किया जाता है कि आपने टैंक्स लेके जाने हैं जोजिला में, क्योंकि पाकिस्तान ने उधर स्ट्रांग होल्ड बना लिया था, दूसरी जगह द्रास में बना लिया था, फिर कारगिल में बना लिया था। हमारे पास उतने रास्ते नहीं बचे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं 26 अक्टूबर को अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, कुछ टाइम ही हुआ होता है। एंड और
कुदरती तौर पे उस दिन 30 अक्टूबर को हैवी स्नोफॉल हो जाता है, और जो हमारे जनरल होते हैं, जो ओवरऑल लीड कर रहे होते हैं, उनका नाम था जनरल थमैया। वो कहते हैं कि मेरे को 1 नवंबर तक अपना जोजिला चाहिए, क्योंकि जोजिला की वजह से अब ठंड पड़ जाती थी तो वो बंद हो जाता था पास, और उसकी वजह से जो सप्लाई हमारी लेह लद्दाख में होती थी या कश्मीर वैली में होती थी वो डिसरप्ट हो जाती थी, टूट जाती थी। अगर आपने कश्मीर से या लेह लद्दाख से आपने अपने बंदे भी भेजने हैं या उनके लिए राशन भेजना है या कुछ भी भेजना है तो वो नहीं हो पाता था, तो उसको चलते रहना बहुत जरूरी था, जो जोजिला पास था, और उससे ज्यादा जरूरी था कि इंडिया की कंट्रोल में होना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, 7th कैवलरी रेजिमेंट जो थी उस टाइम पे 1948 में, इनके कमान अधिकारी थे लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह महावीर चक्र, जिनको महावीर चक्र दोबारा मिला। महावीर चक्र एक ऐसा बहादुरी का अवार्ड है जो दूसरे नंबर पे है परमवीर चक्र के बाद, और इनको स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो इनके कमान अधिकारी थे जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेजर जनरल रिटायर हुए, और इनको स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इनके 7th कैवलरी रेजिमेंट के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड जाती है। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में लगभग 3 बटालियन होती है, और एक बटालियन में लगभग 840 लोग होते हैं। और ये 3 बटालियन होती है 1/5 गुरखा राइफल्स, 4 राजपूत बटालियन, उसके अलावा फर्स्ट पटियाला बटालियन, जिसको आज की तारीख में हम जानते हैं 15 पंजाब बटालियन। ठीक है जी। तो जब इन्होंने जोजिला कैप्चर करना था, उससे पहले एक ट्रैक बनाना था जहां पे टैंक्स चढ़ सके, और हमारे पास फ्रेंच टैंक्स थे जिनको हम कहते थे स्टुअर्ट टैंक्स। तो वो ट्रैक बनाने के लिए मद्रास सैपर्स, अपना इंजीनियर्स को सैपर्स बोला जाता है फौज में, तो वो ट्रैक बना रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। जैसे ही 1 किलोमीटर तोड़ा, फिर 1 किलोमीटर वो टैंक चढ़े, क्योंकि अपना चढ़ाई बहुत स्टीप थी और माइनस में टेम्परेचर जा रहे थे। तो दोस्तों, जब ये जोजिला को कैप्चर करने के लिए निकलते हैं, रात को जिस जिस गांव में से ये जाते हैं तो उधर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू लगाने के बाद अपना, अच्छा उससे पहले फिर ये क्या करते थे, जो टैंक की टर्रेट होती है, टर्रेट वो चीज होती है जो टैंक के ऊपर लगती है, अपना जिससे गोला दागा जाता है, जो ऐसे आपने देखा होगा गोल 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 घूमती है, जो उसको हम टर्रेट कहते हैं। तो टर्रेट को निकाल के, ताकि अपना दुश्मन को भी शक ना पड़े, जिस जिस गांव से ये निकलते थे, टर्रेट्स जो थी वो अलग ट्रकों में भेज दी थी, और जो नीचे वाला हिस्सा था, जिसको आप जो भी कह लो, चेसी कह लो या जैसे देसी भाषा में जो मर्जी कह लो, वो सिर्फ रात को मूव किए जाते थे, वो भी पूरे कैमोफ्लाज में, अपना उसको ढक ढक के, जो कर करा के। उनको देख के ऐसे प्रतीत होता था कि वो एक एपीसी है। एपीसी का मतलब होता है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये एक वो बख्तरबंद गाड़ी होती है जिसमें फौजी बैठते हैं, कहीं जा सकते हैं, एंड बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ये, एंड इस पे स्मॉल आर्म्स फायर का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं पहुंची पाकिस्तानियों के पास। तो इन द मीनवाइल, जब अचानक से अपना एक पाकिस्तानी जवान जब अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना रहा था, ऑब्जर्वेशन पे बैठा था, एक ऑब्जर्वेशन डायरी लिख रहा था कि अच्छा 1 गाड़ी निकली, 2 गाड़ी निकली, जो भी इनका काम होता है लिखने का, ऑब्जर्वेशन सोल्जर जिसको हम बोल देते हैं। जब उसने देखा कि टैंक्स आ गए हैं, तो उसने अपने जाके सीनियर को रिपोर्ट दी और कहा, जनाब भारतीय सेना के टैंक इधर आ चुके हैं। आगे से उनका सीनियर कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी इस स्टेटमेंट के आधार पे ये तुम अफवाह फैला रहे हो कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। कि अब सोचो कि पाकिस्तान को रत्ती भर भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि एक टैंक उनके इलाके में पहुंच जाएगा माइनस के टेम्परेचर में। हमारे पास उस टाइम पे ना तो इक्विपमेंट्स थी, ना क्लोथिंग थी, और हम पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के अगर हम ऐसे बात करें तो हमारी जो फौज थी बहुत कम इक्विप्ड थी। और
उसके अलावा ऊपर बैटल चल रहा था, बैटल ऑफ स्कार्दू, लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा की कमान में अपना, इसलिए जोजिला भी इंपॉर्टेंट था ताकि लिंक बनते रहे ऊपर। स्कार्दू ऊपर पड़ जाता है अगर आप कश्मीर का पूरा मैप देखेंगे। तो दोस्तों ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई भी फौज अपना कोई टैंक या इस अपना टैंक की लड़ाई इतनी हाइट पे लेके गई हो। हाइट में आपको बताता हूं क्या थी उन समय में, है ना, कि टेक्नोलॉजी का भी ना होना, चीजों का भी ना होना, और फिर भी उधर पहुंच जाना, प्रकट हो जाना। तो ये अपने आप में कुछ एक बात है। और ये लड़ाई हुई थी 12,000 फुट पे, 12,000 फुट अबव द सी लेवल। अब आप सोच लीजिए कि कैसे भारतीय सेना ने खुद ही अपनी चीजें क्रिएट की, अपना रास्ता बनाया और जो टास्क था उसको कंप्लीट किया। और आप मानेंगे नहीं, आपको मैं इसमें एक और अपना फैक्ट बताता हूँ। अपना जो जनरल थिमैया थे, अपना जो सारे ऑपरेशंस का लाइक हेड कर रहे थे, उस टाइम पे भी ऑन ग्राउंड सोल्जर थे। इन्हीं की वजह से एयर कॉमोडोर मेहर सिंह ने अपना एयरक्राफ्ट लैंड कराया था, और जो हमारे पुराने जहाज थे उनको बॉम्बर में कन्वर्ट कराया था जो बम गिरा सके। ये वो इंसान थे जो सबसे आगे वाले टैंक में एज अ जनरल बैठ के भी जा रहे थे, नहीं तो आमतौर पे ऐसे होता नहीं है कि सबसे आगे जो टैंक था उसमें ये जा रहे थे, पीछे बाकी टैंक्स में दूसरे अपना टैंक कमांडर जो भी है, स्क्वाड्रन कमांडर वैसे आ रहे थे। इन्होंने बोला कि मैं सबसे आगे जाऊंगा, और सबसे आगे ये गए। और 1 नवंबर को, 30 अक्टूबर को जब भारी बर्फबारी होती है और बताया जाता है कि 1 नवंबर को हमने टेक ओवर करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग। अपना ये 1 नवंबर को जोजिला कैप्चर कर लेते हैं। फिर अपना 15 पंजाब आगे निकल जाती है एक और फीचर कैप्चर करने के लिए, फिर 1/5 GR कहीं और कैप्चर करने के लिए, और एक यूनिट 4 राजपूत वो अपना अलग टास्क पे लग जाती है। एंड कुछ दिनों बाद अपना जो मैप में हम देखते हैं कारगिल लिखा हुआ है, द्रास लिखा हुआ है, ये सारा जो इलाका जो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे अपना, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हमारे नाक में दम किया हुआ था, अपना क्या बोलते हैं, कुछ दिनों में, लगभग 20-25 दिनों में इस कार्रवाई के बाद अपना वो सारा इलाका अपना कंट्रोल में आ जाता है। इधर से अपना जोजिला की साइड से अपना कारगिल में लिंकअप भी हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि उधर से पाकिस्तानी फौजें खदेड़ दी। और द्रास अपना जो सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस सॉर्ट ऑफ मानी जाती है काफी जगहों पे, उधर उस टाइम पे -20 डिग्री टेम्परेचर था। अब आप सोचिए कि विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग अपना हमारी फौज लड़ रही है और अपना फतेह प्राप्त कर रही है, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। और इसके अलावा उसी रेजिमेंट के एक फौजी को अपना बाय नेम बुलाया जाता है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को साइड पे रखते हुए अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए, जिनकी बाद में एक इंटरव्यू भी आती है 1979 के बाद सद्दाम हुसैन के ऊपर जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चल रहा था। तो ये दोनों कहानियां इंटर रिलेटेड थी। तो दोस्तों ऐसी कहानियों के लिए आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मिलिट्री हिस्ट्री, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, आपको हम उस पर सारे एनालिसिस भी करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू इन द अपकमिंग वीडियोज यू विल बी विटनेसिंग videos on such subjects you might have heard but not in depth, कि आपने इन डेप्थ में नहीं किया होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड वॉच ऑन दी full video. Thank you so much.